Now I have discussed so many times that we will start test series of the Vision IAS or Insight. This is test number 1. This is test number 1 and this test is related to the polity, Indian polity. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. मैंने यहाँ पर ना 3 तरह की चीज़ें बनाई हैं. एक मैंने बनाए बेसिक नोट्स जो मैं आपको डे टू डे देता रहता हूँ, वेबसाइट पे मेरे अपलोड होते रहते हैं. एक मैंने कहा था कि आप ये करो टेस्ट सीरीज़, चाहे वो विज़न की हो, चाहे वो इनसाइट की हो या अदर, और एक करो आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस. आप ये तीनों कर लो, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट है. अगर आपने इसमें एक भी चीज़ छोड़ी हुई है, पेपर में क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे. ठीक है, इस पेपर को निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो करो. ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना वो आप अभी देख लेना, आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन तो आपको लगेगा तो बड़ा सिंपल है और कुछ क्वेश्चन लगेगा समझ में ही नहीं आ रहा. तो पर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलने पे ही पेपर क्लियर होता है. खास बात यूपीएससी की प्री की यही है कि अगर आप दोनों ही मिलाओगे तो ही होगा. अगर आप सोचो कि मैं सारी किताबें रट लूँ और पेपर निकाल दूँ, ऐसा नहीं होगा. दिस इज टेस्ट रिलेटेड टू द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज टेस्ट सीरीज ऑफ 2025. दिस इज टेस्ट सीरीज ऑफ 2025. इसके अंदर करंट अफेयर जो मिला हुआ है वो जनवरी का आएगा टेस्ट के अंदर. सिलेबस की बात करो तो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके अंदर, द कंसेप्ट एंड पॉलिटिकल टाइप्स हैं वो बताया गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन क्या है, मेकिंग क्या है, फीचर्स क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं. आएंगे यूटी आएगा, सिटीजनशिप आएगा, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसी के अंदर ऐड है. अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको ये पार्ट डाले भी था, आज एक लिस्ट डाली थी, आप देखोगे इस यूट्यूब चैनल पे मैं डाली थी आज, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. अब देखो वो आएंगे, अब देखना आपसे क्वेश्चन कितना मुश्किल लगेगा. इमरजेंसी प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, तो ये पार्ट इसके अंदर आएंगे. ठीक है जी, करें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें. मैं थोड़ा सा बड़ा कराऊँ ताकि आपको सही से दिखे क्वेश्चन. चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आप इसे पढ़ना और समझना कि कैसे, साथ साथ लगाते चले जाओ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइडेंटिटी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आइडेंटिटी प्रोवाइड करी गई है इनमें से कौन सी सही है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी टू द पीपल्स व्हेन दे एक्ट द बेसिक नॉर्म्स. ये बात सही है गलत है ये बताओ आप. सही है. आर्टिकल नंबर आप 15 देख लो, 16 देख लो, 20 देख लो, 21 देख लो. इस आर्टिकल ये आदमी को लिबर्टी देता है, द हैड्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी गिवन टू द पीपल, तो इट्स राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ है वो, और अंडर द सेट ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नेंस एंड अथॉरिटी का पार्ट है. तो ये हमारा सही माना जाएगा पार्ट हमारा. ठीक है जी. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बट नॉट मोरल वन. ये अगर आप देखोगे तो ये गलत है. मोरल वन नहीं, मोरल वन भी देता है आपको. उसमें दिया गया है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है. किसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो खड़ा होता है तो उसमें हमें ये पता है कि पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसमें ये भी बताया कि उसे कैसे हटाना है. तो मोरल्स आल्सो गिवन. तो आगे से देखो तो पहला गलत सही है, दूसरा गलत है, तो उसका आंसर हुआ हमारा ओनली 1. अब बताओ ये आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा डायरेक्ट? नहीं मिलेगा ना. तो आपको क्वेश्चन दूसरे दिन दिख के मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं इसको. हाउ मैनी द फॉलोइंग प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर द लॉ, अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में बात चल रही है. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होता क्या है पहले ये बताओ. डिटेंशन हमारे 2 तरह के होते हैं. एक उसका पार्ट है प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव में क्या होता है, वो पर्सन, डिटेंशन ऑफ द पर्सन जिस पे कोई अभी कोर्ट के अंदर कुछ भी कन्वेक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है, बट हमें लगता है इट इज़ अ पर्पस, इट इज़ नॉट पनिश मतलब क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि वो आगे जाके इन फ्यूचर दे कैन कमिट क्राइम, सो ही शुड बी इन डिटेंशन. समझ में आ गई बात. हमें लगता है कि वो फ्यूचर में कोई नियर फ्यूचर के अंदर कुछ परेशानी पैदा कर सकता है तो डिटेंशन कर देते हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं आइए इसका पहला पार्ट. तो इसे कहते हैं हम PDL. द ग्राउंड ऑफ द डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द एक मिनट रुको, उसको जरा यहाँ से भरा था. द ग्राउंड ऑफ द डिटेंशन शुड द कम्युनिकेट टू द डिटेंट्स इवन इट्स द अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट.
नहीं, गलत है ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये बना कि अगर जिसको हमने विदाउट कन्विक्शन लिया है, जेल में डाला है, डिटेंशन करा है, क्या हम उसको बताना पड़ेगा कि उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि इसे हमने क्यों डाला है, या हमसे उसे बताना ज़रूरी है? तो नहीं है ना ज़रूरी, मतलब बता सकते हैं फिर अपन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको हम एज अ अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट जाके उसे बताया जाए। ठीक है, तो गलत हो गया। डिटेन मस्ट बी रिलीज आफ्टर द 24 आवर अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज द फ्यूचर डिटेंशन। अब देखो ये भी गलत है। कैसे? होता ये है कि हम किसी को जब पकड़ते हैं या किसी को डिटेंट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि 24 आवर के अंदर द मजिस्ट्रेट अथॉरिटी को दिखाना पड़ता है। ठीक है, बट इट इज़ अंडर ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, ये ऑर्डिनरी लॉ के अंदर है, ना कि पीडीएल के अंदर है। समझ में आ गई? दूसरी बात क्या है, द डिटेंटिव मस्ट बी द ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ये बात सही है कि भाई उसको हक है रिप्रेजेंटेशन लेने का, अपॉर्चुनिटीज़ देने का। अ पर्सन हैज़ अ राइट, है उसको राइट है, उसको अफोर्ड कर सकता है अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, डिटेंशन ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट में जाने का। तो अगर हम देखें तो ओनली वन आंसर बना इसका वन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीपीएसपी। अगर आप डीपीएसपी के बारे में जब आप बात करते हो तो इट इज़ अ नॉट जस्टिसेबल, मतलब नॉट जस्टिसेबल, इट्स मीन नो लीगल इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वोलेशन। अगर इनका वोलेशन करा जाता है तो कोर्ट जरूरी नहीं कि कोर्ट उस पर कोई एक्शन ले। इट इज़ नॉट नॉन जस्टिसेबल, पहली बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ ड्यूटी, ये कह रहा है कि इसके पार्ट कौन से नहीं हैं। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। बिल्कुल सही है, हम कई बार पढ़ते हैं कि डीपीएसपी का यूज़ करा जाता है हम लॉस को बनाने के लिए। दे हेल्प इन कोर्ट इन एग्जाम द डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द लॉ। ये बिल्कुल सही है, काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर इसको हम देखते हैं डीपीएसपी को, डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द लॉ। सही बात है। दे ऑपरेट द लिमिटेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि डीपीएसपी का यूज़ हम लेजिस्लेशन और अथॉरिटी पे लगाम लगाने के लिए करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। इसको लगाम लगाने के लिए अथॉरिटी पे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ना कि डीपीएसपी है। आई बात समझ में? तो जो डीपीएसपी है इज ए मोरल पार्ट, बेसिकली इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, वो बात अलग है। पर डीपीएसपी इसलिए नहीं लगाया गया कि मैं लेजिस्लेचर और अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाम लगा दूँ, लिमिटेशन लगा दूँ। द लिमिटेशन इज टेकन बाय ओनली द फंडामेंटल राइट, डेट्स वाई। क्या हुआ इसका आंसर फिर? भाई फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, सी सही हो गया हमारे पास। तो जो उसका आंसर है तो ओनली वन हुआ ना, तो बेसिकली क्या, ये तो सी हो गया ना सीधा। तो उसका आंसर हमारे पास तो कह रहे कौन सा गलत है, तो हम इसका आंसर हुआ हमारे पास सी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, एक बार लंबा सा पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कह रहा है उसको बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा पार्ट हम बोलेंगे। तो बेस्ट पार्ट अगर हम बोलें तो इट इज़ आइडियोलॉजी विच इज़ अ प्रमोट द सुपरमेसी ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, सही है वैसे। इट मीन द कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री, जरूरी नहीं है। इट इज़ डिनोटेड द प्रिंसिपल डैट इज़ द गवर्नमेंट ड्राइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द बॉडी द फंडामेंटल लॉ एंड लिमिटेड बाई। बिल्कुल सही है। अगर आप इसको पढ़ के देखोगे तो आपको लगे कि हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ही परिभाषा है एक तरह से। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी जो भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कंसेप्ट है, एक तरह का मीन द गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से अथॉरिटी जो फंडामेंटल लॉज हैं वो हमारे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो हमारे पास सी देखें तो इट्स नोटेड द प्रिंसिपल, तो आंसर हमारे पास सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 करंट अफेयर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू ऑपरेशन अमृत। पहली बात तो ऑपरेशन अमृत किसने स्टार्ट किया था? केरला में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये क्यों है? क्योंकि ओवरडोज ऑफ एंटीबॉडी जो है एक तरह से परेशानी पैदा कर रही है, उसे कम करने के लिए ये हुआ था एंटीबॉडीज, तो अमृत कहते हैं इसको। और इट्स वाज स्टार्टेड इन केरला। ठीक है, एम टू इसमें क्या किया था, जो मेडिकल हमारे शॉप्स हैं उस पर रेड मारी गई थी कि भाई ओवर सेल्स किस किस की हो रही है, एंटीबॉडीज़ की ओवर सेल है, उसको पकड़ो, क्योंकि एंटीबॉडीज़ एक तरह का हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। ओवर मतलब इफ़ यू आर टेकन द एंटीबॉडीज़ इन मोर लिमिट तो क्या करेगा, इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। तो अमृत जो द ऑपरेशन अमृत स्टार्टेड इन केरला अगेंस्ट द ओवरडोज ऑफ द एंटीबॉडीज़ मेडिसिन सेलिंग बाय द मेडिकल शॉप। ओके, सी आंसर।
सिक्स्थ पे चलते हैं, अभी खुद ही बताओ इसका आंसर आप एक बार देख के कि भाई क्या कैसा क्या है ये। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मैंने अभी आपको बताया कि DPSP जो है हमारे पास जस्टिसेबल नहीं होता कि भाई अगर इसको लागू नहीं करा तो उस पर कोई कोर्ट एक्शन लेगा, ऐसा नहीं होता। पर लेकिन ये इसलिए लगाया गया है ताकि सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हमारी पॉलिटिकली बनी रहे। आंसर है इसका सी। ओके, इक्वलिटी बढ़े क्योंकि इसके अंदर गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल है हमारे पास, सोशलिस्ट है। तो ये पार्ट हमारे किसको डिस्क्राइब करते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को। क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 पे आ जाओ। अब देखो मैं आपसे वही कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप करके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट NCST। तो अगर हम 7 पार्ट पढ़ते हैं तो इट वॉज क्रिएटेड थ्रू द 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अब देखो ये याद करने का पॉइंट आगे नहीं आ गया। अब आपको ये अमेंडमेंट याद है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। द कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये आपको सही है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा तो लगेगा हाँ बिल्कुल सही है। द कमीशन फाइल इंक्वायरी इनटू द एनी कंप्लेंट हैज़ द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। तो इनको सिविल कोर्ट की पावर होती है, ये भी सही है। पर अब अटक गया पार्ट हमारे पास 1 पे। वही मैं आपसे कह रहा था कि बेसिक याद होने ज़रूरी हैं, ऐसे पॉइंट जो क्वेश्चन को अटका देते हैं। तो अगर आप देखोगे नेशनल कमीशन फॉर SC ST जो हमारा बना था वो हमारे पास 65 अमेंडमेंट से आया था 1990 के अंदर। पर लेकिन वो क्या करा, NSC ST का जो अमेंडमेंट हुआ था वो हमारे पास 89 अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। तो उसका और कहाँ का हुआ था, 2003 के अंदर। तो उसका मतलब ये पार्ट हमारा सही है। नेशनल कमीशन SC ST दैन सेपरेटेड बाद में हो गए थे ये, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होता है, चेयरपर्सन होता है और प्लस 2 मेंबर होते हैं, ठीक है। टेन्योर जो होता है आल्सो डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। और कमीशन को पावर होती है सिविल पावर, सिविल कोर्ट की पावर होती है कमीशन को, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट होती है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखता है एक मेमोरेंडम के साथ में कि भाई व्हाट टाइप ऑफ एक्शन यू शुड टेक। और अगर एक्शन नहीं ले रहे तो बताना पड़ेगा क्यों एक्शन क्यों नहीं लिए, रिकमेंडेशन साथ में। तो हमारे पास सही है। तो 89 ने गड़बड़ कर दी। अब जिसने पढ़ा होगा कि नेशनल कमीशन SC ST एक्ट वॉज क्रिएटेड बाय 65 अमेंडमेंट 1990, तो लगेगा ये तो गलत है, गलत करके आ जाएगा। तो उसका आंसर ऑल आर 3, आंसर इज C। 7, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा और काम है, मैं आपको बाद में कराऊंगा क्योंकि इसके अंदर EPDF इसके अंदर है नहीं अभी। तो कल मैं आपको 20 करीब क्वेश्चन लेके जाऊँगा। देखो 7 करीब हमारे पास हो गए। अब मैं कराऊँ कल 8 से लेकर 20 तक। आप इतने इसको याद करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।